अपने पैनलिस्ट में सबसे पहले शहबाज राणा की जानिब जाऊंगी। सर, सबसे पहले आज के टॉपिक का अहम बड़ा सवाल आपकी जानिब, क्या IMF से एक लंबे इंतजार के बाद मुआहिदा तय हो गया है? क्या पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल मुमकिन हो पाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो मुआहिदा उसी वक़्त तय पाया, उसी वक़्त इसके ऊपर साइन हुए जब हुकूमत पाकिस्तान संजीदा हुई। हमने पिछले 4-5 माह में हर तरह की कोशिश की कि IMF को इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाए कि जी ये जो एग्रीमेंट है 9th रिव्यू के ऊपर वो नहीं हो पा रहा, तो इसका IMF इसका रिस्पॉन्सिबल है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। तो ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, एक तो ये नया प्रोग्राम है। जो पिछला प्रोग्राम $6.5 अरब का था, वो 30 जून 2023 को वो ख़त्म हो चुका है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का एक और जो प्रोग्राम था IMF के साथ, वो नाकामी पे ख़त्म हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 जो इसमें सक्सेस हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। नंबर 1, उन्होंने पहली दफ़ा अपनी काबीना को डिसिप्लिन किया और उनकी काबीना के वो अरकान जो कि IMF के साथ मज़ीद किसी किस्म का ताल्लुक रखने के और उसके साथ ही 9वां रिव्यू जो पिछले प्रोग्राम था उसको मुकम्मल करने के खिलाफ थे बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल रीजंस, उनको वो कन्विंस करने में कामयाब हुए। और वो जो मेंबर्स थे वो जब कन्विंस हुए तो फिर बात आगे बढ़ी। दूसरी कामयाबी शहबाज शरीफ साहब की ये है कि इस प्रोग्राम के आने के बाद, जो कि 9 माह का है और $3 अरब का है, पाकिस्तान के कम से कम वक्ती तौर पर दिवालिया होने के जो खदशात थे वो तकरीबन अब खत्म हो चुके हैं। एटलीस्ट जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहता है और इसके जो अगले जो इसके रिव्यूज होने हैं नए प्रोग्राम के, वो वक्त पर मुकम्मल होते हैं और वक्त पे हमें एक साथ मिल जाती हैं, तो दिवालिया होने के जो खदशात हैं वो खत्म हो जाएंगे। या आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि दुआ करें कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, फाइनेंस मिनिस्टर को भी पता है कि ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है। ये जो प्रोग्राम लिया गया है, जिसको IMF ने दिया है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को डिसिप्लिन रखने के लिए दिया गया है। ये वो वक्त है जब अब से लेके मार्च 2024 तक पाकिस्तान में 3 हुकूमतें होंगी। कोलिशन गवर्नमेंट का इक़्तिदार खत्म होने जा रहा है अगले महीने, केयर टेकर्स आ जाएंगे, केयर टेकर्स के बाद एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी इंतखाबात के बाद। तो जब 3 गवर्नमेंट्स आएंगी इन 9 मंथ्स, तो इसमें आप कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी की जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो वो जो अनसर्टेनिटी थी उसको खत्म करने के लिए या कम करने के लिए IMF ने ये प्रोग्राम दिया। और ये वाला जो प्रोग्राम होगा, ये तैयारी होगी अगला बड़ा लंबे अरसे का प्रोग्राम जो आइंदा आने वाली हुकूमत जो कोई भी उसको करना पड़ेगा। और इस प्रोग्राम के दौरानिया में वो तमाम काम जिसको करने से हुकूमत हिचकिचाती रही अभी तक, वो उसको करने पड़ेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान के जो गैर मुल्की कर्जे हैं उनकी रीशेड्यूलिंग की तरफ अब काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब नया प्रोग्राम साइन होगा इसके बाद अगले वाला प्रोग्राम, तो वो फिर उस तब तक हमें डेट रीशेड्यूलिंग अपनी करनी पड़ेगी और जो बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं उनके साथ भी बात करके मामलात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए, ये बेहतर है। दिवालिया होने का खतरा टल गया, मार्केट्स को क्लैरिटी आ गई, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में आपके पास 9 माह का एक इकोनॉमिक प्लान आ गया। गुड लक टू प्राइम मिनिस्टर। तो सर, मुआहिदा तय हो गया और यकीनन इस बात का क्या मुकम्मल क्रेडिट शहबाज शरीफ की टीम को दिया जाएगा? जैसे उन्होंने कहा ये अकेले उनका काम नहीं है, पूरा टीम वर्क है, खारजा पॉलिसी अच्छी रही और आर्मी चीफ का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो मुआहिदा तय हो गया, क्या अब हमारी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी? क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी IMF की शराइत को माना है और उसके असरात हम देख रहे हैं। आइंदा आने वाले वक्त में क्या मुश्किलात देखी जा सकती हैं? इस प्रोग्राम के असरात क्या होंगे? देखिए, इसमें हमारी तमाम मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई। हमारी जो सबसे बड़ी मुश्किल थी और जो खदशा था कि हम दिवालिया होने जा रहे हैं, वो खदशा ख़त्म हो गया है। इस प्रोग्राम के अगर आप इसके अभी इब्तदाई में कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं, उसमें आप देखें बिजली की कीमतों में ₹8.25 फ़ी यूनिट तकरीबन इजाफा होगा बेस टैरिफ में। अभी तकरीबन ₹25 का एक यूनिट है। एवरेज प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइसेस मुख्तलिफ कंज्यूमर कैटेगरी के हवाले से ऊपर नीचे हैं। एवरेज प्राइस ₹25 है, ये कोई ₹33 फ़ी यूनिट होने जा रही है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, जो घरेलू सारिफिन है, उनका एवरेज जो टैरिफ है वो कोई ₹34 होगा फ़ी यूनिट। और जब ये ₹8.25 फ़ी यूनिट का इजाफा 1 जुलाई से लागू होगा और नेपरा ने अभी इसका नोटिफिकेशन करना है, इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो सकती है रेट्स में। और जब एक साल में ₹711 अरब इजाफी आप सारिफिन से वसूल करेंगे तो फिर चीज़ें आसान नहीं होंगी। इसके साथ ही आपने देखा कि टैक्सेशन जो है वो डायरेक्ट इनकम टैक्स सैलरी क्लास के ऊपर एक दफ़ा फिर बढ़ा दिया गया। उसका बोझ पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है उसके ऊपर जो टैक्स रेट था पेट्रोलियम लेवी का, वो ₹55 पेट्रोल पे कर दिया गया, ये ₹60 पे जाएगा।
एक्सचेंज रेट को खुला छोड़ना पड़ेगा, और इसके साथ ही इंटरेस्ट रेट्स, अगर हुकूमत का ये ख्याल था कि इलेक्शन से पहले वो शरह सूद जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की उसको कम कर देगी, तो वो उसके पास जो स्पेस है वो खत्म हो गई है। जब तक IMF का प्रोग्राम है, अगर महंगाई की शरह ज्यादा रहती है तो शरह सूद भी ज्यादा रहेगी, तो हुकूमत की स्पेस लिमिट हो गई है। सार्फिन के लिए भी इसमें इसके ऊपर प्रॉब्लम्स है। क्या ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कामयाबी है, उनकी टीम की कामयाबी है, और दूसरे ममालिक में कितना इसका रोल है? अभी तक जो सबसे पॉजिटिव रोल रहा है वो चीन का है। चीन ने पाकिस्तान को नया कर्जा तो नहीं दिया, लेकिन चीन ने अपने जो कर्जे थे जो पहले उन्होंने वसूल करने थे, वापस लेने थे, उन्होंने वक्त से पहले उसको रोल ओवर करके पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने राइटली उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद बिल्कुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मुझे नहीं पता किस हद तक रोल है या नहीं है, लेकिन एक चीज कंसिस्टेंट थी थ्रू आउट, जब से मैं देख रहा था चीजों को, कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है बड़े क्लियर थे कि IMF के साथ मामलात को ठीक करना है, चाहे उसके हमें कोई भी कीमत देनी पड़े। मैं जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बात करता था अपने जराये से, और जब मेरी वजारत खजाना के जराये से मैं बात करता था, तो मुझे दोनों में क्लियर एक गैप नजर आता था। प्राइम मिनिस्टर चाह रहे थे कि हम प्रोग्राम की तरफ बढ़े, और जो पेरिस में मुलाकातें हुई, और इस सारे अरसा में जो एक टीम मेंबर थे जिनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि 2-3 टीम मेंबर्स का मैं नाम लूंगा, जो पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खजाना थे, अभी उनका यहाँ से ट्रांसफर हो गया, हामिद याकूब शेख, वो कंसिस्टेंटली कोशिश करते रहे कि जी पाकिस्तान 9वां रिव्यू मुकम्मल कर ले, उनकी बात नहीं मानी गई। हर जगह पे उन्होंने किया एफर्ट। फिर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है डॉक्टर आयशा पाशा, वो कंसिस्टेंटली चाहती थी कि पाकिस्तान IMF के ताल्लुकात रहें, और ये टीम प्लेयर जो थे ये फिर प्राइम मिनिस्टर को भी ये गाइड करते रहे, और जो नए सेक्रेटरी फाइनेंस उनका भी पॉजिटिव रोल था, और सबसे ऊपर फिर प्राइम मिनिस्टर का। तो ये 4-5 लोग थे जिन्होंने अपना एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले किया। और जो पेरिस में मुलाकात हुई, उसके बाद उसके फॉलो अप में 3 दिन वर्चुअल मुलाकातें हुई पाकिस्तानी टीम की और IMF की, तो उसमें बड़े मुश्किल मरहले भी आए, कुछ जगह से फिर रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन बहरहाल चूंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं था, प्लान बी कोई नहीं था, आगे रास्ता भी नहीं था। सऊदी अरब UAE ने हमें कह दिया था कि जब तक IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे हम पैसा नहीं देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर डिडंट हैव एनी ऑप्शन, द अदर टीम मेंबर्स डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू ऑप्ट फॉर द IMF प्रोग्राम। ठीक है शहबाज साहब, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ शकील रामी, हमारे इकोनॉमिस्ट साथ मौजूद हैं। शकील साहब कहिएगा, जैसा कि शहबाज साहब ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, दोबारा भी IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और इसके कुछ असरात भी होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, पहले ही गरीब तबके पर बोझ है, जो सैलरीड पर्सन है उसकी सैलरी पर टैक्स बढ़ाया गया है। आगे जो आने वाले महंगाई के जो हालात हैं वो कितनी जो है महंगाई वो बेकाबू होगी, जो इन्फ्लेशन है उसकी क्या सूरत हाल रहेगी? शुक्रिया। मेरा ख्याल कहता है कि जो मेजर पॉइंट्स हैं वो शहबाज राना ने बड़ी तफसील से बात कर दी है। अब देखें, जो दोबारा जाने की जो बात है, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि दोबारा ना जाना पड़े हमें IMF के पास, ये एक बड़ी कह लेंगे ट्रिकी बात है, क्योंकि IMF के पास हमें जाना पड़ रहा है। क्यों? हमारी रॉन्ग पॉलिसी चॉइसेस की वजह से। हमने क्या कर रहे हैं कि हम कुछ सालों से, नहीं बल्कि डेकेड्स की बात कर लें, अब हम कर्ज पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जो गवर्नमेंट आती है वो कर्ज लेके एक क्राइसिस को अवॉइड करती है, और वो समझती है कि अब इस तरह बात करते हैं कर्ज लेके, वो एक आप नई यानी कि कह लेंगे कर्ज की बुनियाद रख देते हैं। क्योंकि जो हम कर्ज लेते हैं वो कोई प्रोडक्टिव यूज के लिए तो लेते नहीं है, हमने कर्ज किससे अदा करने के लिए लेते हैं, और वो कर्ज में इजाफा हो जाता है। तो इस सिचुएशन में रहते हुए हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, या हम US से मांगे, चाइना से मांगे, या IMF से मांगे, किसी से मांगे, कर्ज मांग रहे हैं। अब जब तक ये सिचुएशन रहेगी तो हम इसी सिचुएशन में लगे रहेंगे। हर साल जब दिल करेगा IMF का कर्ज दे देगा, जब नहीं दिल करेगा तो रिव्यू रोक लेगा। तो बाकी ये सारी नारेबाजी है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है कि जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, हमारी जितनी इकोनॉमिक डिबेट हो रही है वो इंफॉर्मेशन बेस हो रही है, नॉलेज बेस नहीं है। हम बात करते हैं कि जनाब जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं जनाब कि शायद हमें कोई सोल्यूशन हो। इंफॉर्मेशन एक पार्ट है पूरे सोल्यूशन का। बेसिक जो आपने सोल्यूशन ढूंढना वो आपको नॉलेज हेल्प करता है, वो हम कहीं पर अप्लाई नहीं कर रहे। हमारा जो कि इंडिजिनस नॉलेज है हम उसको भी अप्लाई नहीं करते। हम जस्ट लगे रहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म सोच है, मतलब अभी भी जो कर्ज लिया है ये हमने 9 माह का है, 9 माह के बाद क्या करना है, क्या नई जो ये गवर्नमेंट है इस 9 माह के अरसे के लिए कोई प्लान डिवाइस कर रही है कि हमारी जो प्रोडक्शन सेक्टर है, जिसको इंडस्ट्री कह लें, जिसको एग्रीकल्चर कह लें, कि वो हमें कोई रेवेन्यू देना शुरू कर दे। या हमने ये 3 माह जो कि कर्ज लिया 3 बिलियन का, जस्ट हमने इसको डिफॉल्ट को अवॉइड किया है और इलेक्शन में जाएंगे और कहेंगे देखेंगे हमने बहुत कुछ कर दिया। ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट को इस हकीकत को जानना पड़ेगा कि जो कर्ज है, जैसा शहबाज ने बात की,
जब बिजली की प्राइसेस बढ़ेंगी, ये एक पूरा विश्व सर्कल होता है। ये नहीं है कि प्राइसेस बढ़ गई तो सिर्फ बिजली की बढ़ गई, आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है इंडस्ट्री की। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आपकी चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, आपकी फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कास्ट बढ़ती है, आपका खाना महंगा होना शुरू हो जाता है। इस तरह जो पूरा एक साइकिल चलता है जो कि महंगाई को मजीद बढ़ाएगा। मगर यहाँ पर जो कि बुनियादी और चीज़ है जिसको हम अभी नहीं देख पा रहे, एक तरफ तो ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ जो है कि हमारे जो डेप्रिसिएशन की वजह से, जो कि हमारे डॉलर की डेप्रिसिएशन होती है उसकी वजह से जो कि परचेजिंग पावर है हमारे रुपए की वो कम होती जा रही है। तीसरी जो वजह है इस वक्त वो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं सैलरी क्लास पे, यानी कि सैलरी क्लास की जो कि आप कह रहे हैं कि उसकी एक तो डेप्रिसिएशन से उसके पे परचेजिंग पावर कम हुई, दूसरा टैक्स बढ़ने से उसके पास जो इनकम बचती थी वो कम हो गई, ऊपर से प्राइसेस बढ़ गई। तो अब तीनों एलिमेंट्स को आप इकट्ठा देखेंगे तो आपको एक यानी कि आम लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बुरा असर नज़र आएगा। गवर्नमेंट को इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट समझती है कि 3 बिलियन का पैकेज लेके हम इलेक्शन में चले जाएंगे तो हमें पॉजिटिव आएगा, जब महंगाई आएगी तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको बचने के लिए जो सबसे अहम जरूरत चीज़ें होती थी कि आपका एक तो डॉलर रेट कंट्रोल होना चाहिए था। बिल्कुल सर, टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए था जो हमने अपनी इकोनॉमी किया था। जी ठीक है, आपका भी पॉइंट सामने आ गया। आमिर इलियास राणा साहब से जानेंगे। आमिर साहब कहिएगा, नून लीग को क्या सेटबैक मिल सकता है इस सारे IMF प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि अगर मुश्किल फैसले लेने होंगे तो आवाम भी मुश्किल में आएगी, तो क्या नून लीग को सेटबैक हो सकता है? देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि आप हकीकत पसंदी का सामना करते हैं और मुल्क को बचाने के लिए बात करते हैं, और एक वो है कि आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाते हैं। PMLN और इनके साथियों ने जब हुकूमत संभाली, या तो ये फॉरेन इलेक्शन में चले जाते, जो भी वजूहत थी वो बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं कि 25 मई का अगर लॉन्ग मार्च इमरान खान अनाउंस ना करते तो शायद वो इलेक्शन हो जाते। लेकिन चूंकि अब ये एक सिलसिला चल पड़ा और IMF के साथ फंसा के गए थे साबिक वजीर आजम, जब उन्होंने एक मुआहिदा साइन किया और उसके बाद उसको तोड़ा, और उसके अंदर जो लेवी बढ़ानी थी पेट्रोलियम मसनूआत पे वो नहीं बढ़ाई बल्कि फ्रीज की और कम किए 10-10 रुपए। पॉलिटिकल गेम वो थी। इनके यहाँ ठीक है, मिफ्ता और इसहाक डार की एक आपस की चप्पलिश चली और दोनों ने जुतियां सरे बाजार खाई और खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ना मिफ्ता इस्माइल को शर्म आई कि जिस पार्टी ने उसे दूसरी दफा वजीर खजाना बनाया वो समझ रहा था कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई इस मामले को समझाने वाला नहीं है, और इसहाक डार साहब उम्र के इस हिस्से में है जहां पे उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना नहीं चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जिससे वो उलझ रहे हैं उससे उसका पॉलिटिकल कद बढ़ रहा है और इनका मजाक बन रहा है। ये एक अलग चीज हो गई। अब आ जाए आप प्राइम मिनिस्टर की तरफ। परसों जब हमने ये खबर ब्रेक की 4:40 पे, जब अमेरिका से फाइनल गो हेड आ गया फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जी डन हो गया है और 24 घंटे के अंदर अंदर अब हम आपके साथ साइन कर लेंगे, और ये मुआहिदा, क्योंकि सब लोग नवे रिव्यू की तरफ जा रहे थे, स्टैंड बाई अरेंजमेंट की शहबाज राणा साहब ने खबर पहले दी थी और उसके अंदर मुख्तलिफ क्या साराइयां हो रही थी कि जी हाँ ये डन हो गया है काम और खबर तय हो गई कि जी ये मिलेगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, क्या ये छोटे बच्चे हैं शहबाज शरीफ, इसहाक डार या नवाज शरीफ, उन्हें नहीं पता महंगाई हो रही है और हमें वोट के ऊपर मार पड़ेगी? ये सबको पता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की कीमत से बड़ी वोट की कीमत हो सकती है? पहली बात तो ये है। दूसरे, 9 मई के बाद उनका जो सबसे बड़ा हरीफ था वो कट टू साइज हो गया है और मजीद होगा। ये भी उनको एक बेनिफिट पब्लिकली मिल चुका हुआ है कि जिससे बड़ा मुकाबला होना था वो मैदान में शायद ना हो। फिर आगे चले, जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी सब चीजें चलती हैं क्योंकि सबको बंदर बाट में हिस्सा चाहिए है, जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। अब अगर एक बड़ा पार्टनर जो सिर्फ पॉलिटिकल गेम के लिए खड़ा हो जाए तो फिर पाकिस्तान तबाह होगा। यहाँ पे दो तरह के तज्जिया निगार थे, जो पहले IMF को हर तरह से कह रहे थे बहुत अच्छा है, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। मैं इकोनॉमिक तज्जिया निगारों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और पॉलिटिकल लोगों की बात नहीं कर रहा कि जी ये बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं हैरान हुआ जब कल ये खबर आई कि जी वो साइन हो गया, उसके बाद उनके तज्जिए, उनके सोशल मीडिया पे ट्वीट्स, वो ऐसे था जैसे स्यापा पड़ गया, कोई मर्ग हो गया है, ये क्या हो गया है, फलां हो गया, क्योंकि उन सबको ये ख्वाहिश चढ़ी हुई थी कि किसी तरह पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए और हम अपना कहें कि जी ये देखें ये तजर्बाकार थे, ये फलां थे। डार हो या शहबाज शरीफ हो, अल्टीमेटली उनका सबका पॉलिटिकल कैपिटल नवाज शरीफ है और कोई भी नहीं था। वो दुबई में बैठा है, वो अगले इलेक्शन की प्लानिंग कर रहा है, ये यहाँ पे बैठे हैं, जा रहे हैं। कितना मजाक उड़ा के जी चाचू क्या क्या करते हैं, चाचू की पब्लिक डिप्लोमेसी काम आई।
और पाकिस्तान की अफवाज ज़ाहिर है गल्फ के अंदर हमेशा से ही, जैसे आर्मी चीफ का जिक्र किया आपने, कि वो जनरल बाजवा भी यही काम करते थे, इमरान खान के लिए उस वक्त जाते थे सब जगह पे, और वो आके एक पैकेज पेश करते थे इसी कर्जे की मैं को, वो कहते थे हमें एक पुरकशिश पैकेज मिला है, जिसको आज सारे उनकी पूरी साबिक काबीना एक राग लाप रही है कि जी देखें ये तो ये कहते थे वो कहते थे। स्टेट बैंक की जो खुद मुख्तारी आज गले पड़ी है वो इमरान खान की कैबिनेट ने दी थी, और शिबली फराज मीडिया को बताते थे हम जब चाहेंगे खत्म कर देंगे। दुनिया में ऐसे नहीं हुआ करता, जब आप आलमी मुआहदे करते हैं उनकी पासदारी भी बड़ी जरूरी है। मेरे ख्याल में आइंदा चल के ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी कि एक तरफ आप पाकिस्तान को चलाएंगे, एक तरफ आपको पॉलिटिकली नुकसान होगा, लेकिन आप अगर पब्लिक में सही बता देंगे कि हम इस कर्ज की मैं के साथ अगर दुनिया के साथ ताल्लुकात तोड़ देंगे और वादे नहीं निभाएंगे, तो फिर वो जो श्रीलंका का काम हुआ है कि ना तनख्वाहों के पैसे हैं, ना आप लोगों के आपका रुपया पैसा जो है टका सब टका टोकरी हो जाए। लेकिन डार साहब कह चुके हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हाल नहीं होने वाला पाकिस्तान का। रमीज साहब आप कहिएगा। हो गया ना, बिल्कुल। रमीज साहब आप कहिएगा, नून लीग की जानिब से काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मुआहदे को और बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, यकीनन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है, लेकिन इसके कितने लॉन्ग टर्म असरात होंगे या ये शॉर्ट टर्म मुआहदा, और जो नून लीग इसको खास तौर पर सेलिब्रेट कर रही है, क्या वाकई में ही नून लीग को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए या इसकी आने वाली जो मुश्किलात है उनको उनके हवाले से कुछ सोचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक नून लीग की बात है तो मैं राना साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP चूँकि तकरीबन एक ही धड़े की सूरत में हम इनको देख रहे हैं, तो इनके पास कोई कंपेटिटर नहीं है। सारे लकीर के इस पार खड़े हैं, उस पार चूँकि कंपेटिटर नहीं है, इसलिए जो एक डिफ़ॉल्ट का मेजर रिस्क था वो अब सामने नहीं खड़ा। एक लिमिटेड लीज ऑफ लाइफ इनको मिल चुकी है, और उस लिमिटेड लीज ऑफ लाइफ में इलेक्शंस हो जाते हैं क्योंकि जो आगे स्केड्यूल्ड हैं, तो इनको वो जो ब्रंट है, वो जो पोलिटिकल कॉस्ट है वो बेयर नहीं करनी पड़ेगी। और अगर खुदा न खासा वो पोलिटिकल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती भी, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि मुकाबले पे है नहीं, तो इनको उस पे उसके बावजूद भी इतना नुकसान नहीं होना था। जहां तक बात यह है कि उनके पास कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए है, जिस तरह मैंने पहले कहा, मेरा ख्याल सेलिब्रेट करने के लिए है, एक लीज ऑफ लाइफ है। उस लीज ऑफ लाइफ के अंदर वो एक दोबारा से एक नैरेटिव जो उन्होंने पहले जहां से उन्होंने बात को तोड़ा था, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को दोबारा जोड़ने की कोशिश की कि जनाब ये सारा कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ये सारी की सारी इकोनॉमी का बेड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, और पिछले एक साल में जो हमारी कंफ्यूज पॉलिसी है या हम कुछ कर नहीं सके, उसकी वजह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो मेरा ख्याल है उनके पास सेलिब्रेट करने के लिए है तो सही, लेकिन यहां पे एक जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस लिमिटेड लीज ऑफ लाइफ के आगे क्या है? क्या हम अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं? क्या हम अपने जो एक्सपेंडिचर है उनको रिड्यूस कर रहे हैं? क्या हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहे हैं? क्या प्रेसिडेंट हाउस के एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहे हैं? क्या हम अपनी रिडंडेंसीज कट कर रहे हैं? हम बेसिकली कौन सा ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिससे हम अपनी आवाम को ये कॉन्फिडेंस दें कि जनाब ये नहीं तो एक और हो सकता है आपका एग्रीमेंट हो, उसके बाद हम इससे बाहर निकलेंगे। अभी तक तो हमने कोई ऐसा कदम नहीं लिया। हाँ, जुबानी कलामी दावे हमारे बहुत हैं, लेकिन हाँ, जहां तक ये कि हम इससे बाहर निकलने की बात है, इसमें एक चीज अब ये देखिए कि हम अपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाहों में हमने 30 और 35% का इजाफा किया है। किस बुनियाद पर इजाफा किया है? कौन सा ऐसा उन्होंने काम किया था? बहुत जो सैलरी तबका है उसके पर काफी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है। देखिए, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाहों में किस बुनियाद पर इजाफा हुआ है? एक आम आदमी की तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट की है जो बढ़ाना पड़ेगा। यकीनन मैं इस हवाले से आपसे मजीद भी जानूंगी। जवाद फैजी साहब, आप कहिएगा, मुआहदा हो गया है, इस हवाले से अब आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए जो अब तक हुकूमत की जानिब से नहीं उठाए जा रहे, हालात को बेहतर करने के लिए? कहिएगा। देखिए, अभी तो एक दिन हुआ है, और अगर आप ये समझते हैं कि रिलीफ फटाफट मिल जाएगा, वो तो हमें ख्वाब ख्याली है और खाम ख्याली है। तय की बात ये कि चलें, अगर ये मुआहदा हो गया, और जिस तरह रमीज़ भाई भी ये कह रहे हैं कि चलें कुछ मौका बन गया, और जिस तरह आमिर इलियास राना साहब ने भी कहा कि पहले से ये पता था कि मुश्किलात तो हैं, लेकिन मुल्क एक तरफ है और बाकी चीज़ें एक तरफ है, सियासत एक तरफ है। मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए कि ये हिंदुस्तान में तो चले मरोड़ उठते और उन्हें तो दचका लगता, लेकिन ये उनका क्या बना होगा जो अपने वज़राए ख़जाना को सुबाई कहते थे कि लिखना नहीं है और डिफ़ॉल्ट कराने की तरफ जाना है, और रोज़ जिस तरह राना साहब ने पहले भी कह दिया कि वो दानिश्वर जो कल तक ये कह रहे थे देखें जी IMF ही इनकी बात नहीं मान रहा, और अब जब मान लिया है तो फिर गशी के दौरे हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही